वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अह्याउन वलाकिन ला तशऊरून वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़सिम मिनल अम्वालि वल अन्फुसि वत्तमरात वबश्शिरिस साबिरीन الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيम। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश करता चलूँ, मेरे रसूल की निस्बत तुझे उजालों से, मेरे रसूल की निस्बत तुझे उजालों से, मैं तेरा जिक्र करूँ सुबह के हवालों से, मैं तेरा जिक्र करूं सुबह के हवालों से। न मेरी नात की मोहताज ज़ात है तेरी, न मेरी नात की मोहताज ज़ात है तेरी, न तेरी मदह है मुमकिन मेरे ख्यालों से। आइए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नात पाक का नजराना पेश करने के बाद, जैसा कि हमारी हर तकरीब का हिस्सा है कि हम हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान का एक मुख्तसर सा तारुफ पेश करते हैं। वो कि हमारे आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमानान बिल्कुल भी तारुफ की मोहताज शख्सियात नहीं है, बावजूद उसके, क्योंकि ये एक वर्कशॉप है और वर्कशॉप में यकीनन जहाँ सीनियर हजरात मौजूद होते हैं वहीं हमारे जूनियर हजरात भी होते हैं। हम उन्हें भी हजरात ही कहेंगे, क्योंकि एक अहम जिम्मेदारी अपने कांधों पर लेकर वो चल रहे हैं। शहर अजीज़ की एक शनाख्त, एक मुनफरिद शनाख्त को पेश करने की वो भी कोशिश में सरगर्दा रहते हैं। जैसा कि अखबारात के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़राए से, दावतनामों के ज़रिए से ये खबर आप तमाम हाज़रीन तक पहुंची है कि आज की इस तकरीब की सदारत हमारे शहर अजीज़ के मारूफ और सीनियर सहाफ़ी मोहतरम इम्तियाज़ खलील साहब फरमा रहे हैं। मैं आपकी इजाज़त चाहूँगा कि इस वर्कशॉप की कार्रवाई को मज़ीद आगे बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया सर। सदर साहब की इजाज़त से हमारी आज की इस तकरीब का कारवां मजीद आगे की तरफ रवादवा है। इस मौके पर मैं चाहूँगा कि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान का एक मुख्तसर सा तारुफ पेश करता चलूँ। हमारी आज की इस तकरीब के सदर मोहतरम इम्तियाज़ खलील साहब बेहतरीन सहाफ़ी करने का मलका रखते हैं। आपको बारहा मैंने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में सुना और जी चाहा कि बस सुनता ही चला जाऊं। ईटीवी उर्दू के मेला के आप सरखिल भी साबित हुए। मालेगांव शहर में उर्दू किताब मेला की कामयाबी आपकी ज़बरदस्त मेहनतों का समरा रहा है और अभी मैं समझता हूं कि हाल ही में 2021 में भी शायद उर्दू किताब मेला के लिए आप अपनी जिद्दोजहद जो है वो जारी कर चुके हैं। मुंबई के सरकर्दा उदबा में आप मालेगांव शहर की जो शनाख्त अदब के हवाले से पेश करते हैं, यकीनन कोई दूसरा ये काम इतने एहसन तरीके से नहीं कर सकता, ऐसा मेरा मानना है। आप बाकायदा एक प्रोडक्शन हाउस भी चलाते हैं और मुल्क व बैरून मुल्क आप सहाफती दौरों से भी फैज़याब हुए और वहाँ के जो तजर्बात हैं
वो बाकायदगी से आपने यहाँ हमारे अपने शहर में हमारे जूनियर्स के सामने जो है वो पेश करने की सादत हासिल की। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज के हमारे इस अहम और बामकसद वर्कशॉप की सदारत फरमा रहे हैं मोहतरम इम्तियाज खलील साहब। मैं चाहूँगा कि हमारे साजिद नईम सर यहाँ तशरीफ लाएं और उनकी खिदमत में गुल का नजराना पेश कर उनका इस्तकबाल करें। ये इंतहाई मुख्तसर सा तारुफ था हमारे सदर साहब का, जिसे पेश करके मुझे खुशी हुई। आपके दाएं जानिब तशरीफ रखने वाली शख्सियत मोहतरम एहसानुर रहीम साहब, एक सीनियर सहाफ़ी, प्रिंट मीडिया के जबरदस्त फाल सहाफ़ियों में आपका शुमार होता है। कई दहाइयों तक आप सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता रहे और अभी तक वाबस्ता हैं, और आगे भी आपकी एक इंतहाई अहम किताब आईना सहाफ़त के नाम से मंजर आम पर अनकरीब आना चाह रही है। आप उसी की कोशिश वो जुस्तजू में लगे हुए हैं। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, पेशगी मुबारकबाद देता हूँ। मालेगांव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जानिब से आपको मुबारकबाद पेश की जाती है। मैं चाहूँगा कि मंसूर अकबर साहब आपकी खिदमत में गुल का नज़ारा पेश कर आपका इस्तकबाल करें। हमारे एक और सहाफ़ी जो कि आज हमारे अपने इस वर्कशॉप में बतौर मेहमान मुकर्रर मदऊ हैं, मेरी मुराद अजहर मिर्जा साहब से है। नुमाइंदा इनकलाब हैं और ज़बरदस्त तरीके से नौजवान तलबा व तालबात के लिए, नौजवान नस्ल के लिए आपकी स्टोरीज जो हैं वो सिलसिलेवार जो है वो अखबारात की जीनत बन रही है, और एक बड़ी तादाद में नौजवान तलबा व तालबात जो हैं उससे मुस्तफीज हो रहे हैं, और बहुत ही अच्छे एहसन तरीके से आप अपनी स्टोरी कवर करते हैं। बड़ी मसरूफियात के बावजूद वो हमारे इस वर्कशॉप का हिस्सा बने। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं इमरान राशिद साहब से इल्तिमास करता हूँ कि आपकी खिदमत में गुल का नज़ारा पेश कर आपका इस्तकबाल करें। उनके बाएं जानिब तशरीफ रखने वाली शख्सियत अशरफ इसराइल साहब, जो कि अपनी खिदमात सहाफती शोबे में जबरदस्त तरीके से अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं और मालेगांव शहर का नाम जगमगा रहे हैं। आप फिल वक्त गालिबन हैदराबाद में अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं। एपीजे क्लासेस जो कि मालेगांव क्लब के ज़ेरे इंतजाम चलाई गई थी, आप उसी क्लास से निकले हुए एक तालिब इल्म की हैसियत से, जो कि आज एक पत्थर लाइए हीरा ले जाइए की जो बात हमें दिखाई देती है, ये वही हीरा है जो पत्थर की शक्ल में मौजूद था लेकिन आज हीरे की तरह जगमगा रहा है और मालेगांव शहर का नाम जो है वो रोशन कर रहा है। अशरफ इसराइल साहब केसी कॉलेज से आपने तालीम हासिल की और ईटीवी भारत हैदराबाद से आप मुंसलिक हैं, तो मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। सर, आप यहाँ तशरीफ लाए, हमारे वर्कशॉप का हिस्सा बने, हमारे इस वर्कशॉप को आपने रौनक बख्शी, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। फरनूद रूमी साहब से इल्तिमास करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ लाएं और उनकी खिदमत में गुल का नजराना पेश कर उनका इस्तकबाल करें। प्रोफेशनल पेशा वाराना सहाफत का एक जीता जागता नमूना यहाँ पर हमारे इस वर्कशॉप में मौजूद है। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे पीछे की जानिब बड़े ही खामोशी से तशरीफ रखने वाली शख्सियत, हमारे शहर के पहले ब्लॉगर, हमारा मालेगांव व्हाट्सएप क्लब, यानी कि हमारा मालेगांव व्हाट्सएप ग्रुप भी अव्वलीन ग्रुपों में शुमार किया जाता है। बड़ी ही अर्करेजी से बड़े ही चुनिंदा शख्सियात को आपने अपने ग्रुप में जगह दी है और हिस्सा बनाया है। तमाम लोगों की बातों को सर आंखों पर रखने वाली शख्सियत है। आज हमारी दावत पर एक रोज कबल हमने आपसे राब्ता किया और बसत खुलूस आप हमारी दावत पर यहाँ पर लब्बैक कहते हुए हाजिर आए। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं तो चाहूंगा कि इनका इस्तेमाल मैं खुद ही करूँ, लेकिन अब्दुल्ला अंसारी साहब यहाँ मौजूद है, मैं उन्हें ये मौका दूंगा। हमारे नौजवान हौसलामंद सर के स्टूडेंट भी है, ये तो और बड़ी बात हो गई मेरे लिए, क्या बात है, वाह। उसी के साथ साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान में हमारे
आसिफ अब्दुल्ला साहब यहाँ पर मौजूद हैं और आसिफ अब्दुल्ला साहब सच बात लेकर चल रहे हैं और यकीनन सच बात में कुछ तो सच्चाई है। जब वो यहाँ पर हाजिर आए और हमें बहुत हौसलों से नवाजते हैं, वो हमारे शाना बशाना चलते हैं। आज आप हमारी इस तकरीब का हिस्सा बने, हालांकि आप मदोईन में भी हैं, आप मेहमानान में भी हैं, आप हर जगह शामिल हैं। आपकी हम मुबारकबाद पेश करते हैं। इमरान राशिद साहब से गुजारिश करता हूँ कि आपकी खिदमत में गुल का नजराना पेश कर उनका इस्तेकबाल करें। वसीम रजा साहब, ये मालेगांव शहर का वो कलमकार है जो बबांग दोहल अपने जज्बात, अपने एहसासात का इजहार जो है अपनी तहरीरों से करता है। सलीम शहजाद साहब अदब के एक सरखील हैं मालेगांव शहर के और आप उनके साहबजादे हैं। ये तारुफ तो बहुत अजीज हुआ, बहुत अजीम हुआ, लेकिन आप अपने आप में खुद एक तारुफ है, सर झुकाए बैठे हुए हैं। लेकिन जिस वक्त आपका कलम चलता है तो यकीनन पढ़ने वाले कारी जो है वो थोड़ा सा हिल जाते हैं। यकीनन आज भी वो हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर हिलाएंगे। मैं इमरान राशिद साहब से फिर इल्तिमास करता हूँ। रिजवान रब्बानी साहब वसीम साहब की खिदमत में कुछ करते ये टूटा फूटा सा कुछ तारुफ जो है वो मैंने पेश करने की सादत हासिल की। हमारे सामईन में ऐसी शख्सियत जल्लो अफरोज हैं जिनका तारुफ भी पेश करना मैं अपने सादत समझूंगा, लेकिन चूंकि वक्त का तकाजा है और वर्कशॉप को हमें बाकायदगी से जारी करना है, मैं तमाम ही हाजरीन का यहाँ पर इस्तेकबाल करता हूँ। हमारे आसिफ फैजी साहब, मुश्ताक अहमद मुश्ताक साहब, मंसूर अकबर साहब, जमाल नासिर सर और दिगर हमारे प्रिंस रहमान साहब, एक से एक नाजिम यहाँ पर मौजूद हैं और मुझे इस नातवा कांधे पर जो है ये निजामत की जिम्मेदारी है। मैं ऐसा तरीके से इसे करने से कासिर हूँ, बावजूद उसके आपके हौसलों से शायद मैं कुछ अच्छा बोल सकूं। कुछ मुझसे अगर गलतियां हो जाएं तो मैं माफी का खास्तगार हूँ। बहरहाल आप लोग यहाँ पर तशरीफ लाए, मैं आपका इस्तेकबाल करता हूँ और वर्कशॉप का आगाज करना चाहूंगा। मैं वर्कशॉप के आगाज से कबल इस वर्कशॉप की गर्ज व गायत क्या, मालेगांव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एक अहम, ऐसा समझ लीजिए कि बानी मालेगांव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो हर किसी को जोड़ने की कोशिश करते हैं, अपनी नामसाइद हालात के बावजूद आप मुनहमिक रहते हैं और कोशिश करते हैं कि हर कोई जुड़ कर रहे, हर कोई शाने से शाना मिलाकर चले। मेरी मुराद मंसूर अकबर साहब से है, बेहतरीन जीता जागता एक सहाफी, बेदार सहाफी। मैं आपका इस्तेकबाल करना चाहूंगा। इमरान राशिद साहब से गुजारिश करता हूं कि आपकी खिदमत में खुल का नजराना पेश करें और माइक उनके हवाले करता हूं कि वो तकरीब की गर्ज़-ओ-गायत कायम करें। जो वाकया है जादू बयानी के बाद है, हाँ मरकजी ख्याल कहानी के बाद है, और कश्ती से कूद जाएं मगर जाएंगे कहाँ, एक दूसरी जमीन भी पानी के बाद। दोस्तों, आज से 1 बरस कब जब ये महसूस किया गया कि कहीं ना कहीं दीगर बड़े शहरों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपनी तरवीश के मराहिल में है, तो मालेगांव में भी उसके वजूद का एहसास कहीं ना कहीं से हो रहा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह कि 1 साल कबल ही हम सब लोग इकट्ठा हुए और अलग अलग तरीके से एक्टिव रहे। लॉकडाउन में सब लोगों ने बहुत काम किया। कोविड के वक्त तो हम लोग हमेशा ये मशवरा किया करते थे कि एक वर्कशॉप रखा जाए। साजिद साहब तो बोला करते थे कि हर महीने के पहले हफ्ते में उर्दू मीडिया सेंटर में एक वर्कशॉप का इनेकाद किया जाए, मगर हम लोगों के पास कोई जगह नहीं है कि कच्चे मकान से बादल का रिश्ता, बारिश में हो गए सारे कलाम। हम लोगों को मीडिया सेंटर भी नहीं मिला। उर्दू आदमी खाकी से अंजिम सहने जाते हैं, कहीं टूटा हुआ तारा महल करने में। तो दोस्तों, ये ज़रूरत महसूस हो रही थी। हम लोग हर हफ्ता सोचते, मगर ऐसा कुछ नहीं हो पाया। हम बहुत कायली और तसाइली का मुजाहरा रहा कि हज़रत जहाँ बैठ गए, झूठियाँ इतनी पड़ी उठ न सके, लेट के। मगर मुबारकबाद को पेश करता हूँ फरमोद को, साजिद नेम सर को, कि इन लोगों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम तरतीब दिया। मज़ाहिर इसमें कुछ लोग रह गए होंगे, मगर ये तंगी वक्त है, मैं समझ सकता हूँ इसको, और ये एक वक्त की बहुत अहम ज़रूरत थी। इसको बहुत अच्छे तरीके से आगे हम लोग मजीद करेंगे। लेकिन आज यहाँ जो मेहमान आए हुए हैं, मैं मालेगांव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जानिब से, तमाम हजरात की जानिब से उनका पुरतबा खैर मकदम करता हूँ, इस्तेकबाल करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का ये दस्त सबकत
हमेशा हम लोगों पर दराज रहेगा। दोस्तों, हम लोग तो हमेशा बोलते रहते हैं, मैं चाहता हूँ कि हमारे मेहमान मुकर्रमीन को सुना जाए। मैंने ग्रास मकासिद बयान किए, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हजरात इससे बहुत संजीदगी से सुनकर उससे कुछ इस्लाह हासिल करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई गलती हुई बोलने में तो उसके लिए हमारा वाक़िफ़ दवान अल्हम्दुलिल्लाह। इस मौके पर हमारे एक मौजूद मेहमान का इजाफा हुआ है, नोमान अंसारी साहब, जो कि ईटीवी भारत हैदराबाद से आप भी मुंसलिक हैं। मैं साजिद नईम सर से गुजारिश करता हूं कि उनकी भी खिदमत में गुल का नजराना पेश कर उनका इस्तेकबाल करें। बहुत शुक्रिया सर, आप तमाम मौजूद मेहमानान का मैं मतलब से शुक्रिया अदा करते हुए मैं, हालांकि मंजूर अकबर साहब ने यहाँ पर इजहार किया कि जो हमारे मौजूद मेहमानान हैं जो बैरून शहर से तशरीफ लाए हैं और जो मुकर्रमीन हैं, हमें इनको सुनना चाहिए और ये वक्त हम इन्हीं के लिए यहाँ पर सर्फ कर रहे हैं। बावजूद उसके क्योंकि हमारे सीनियर साहबी भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं तबर्रुकन चाहूंगा कि आप भी चंद अल्फाज यहाँ पर बयान करें। मैं सबसे पहले एहसानुर रहीम साहब को मदऊ करता हूँ कि दो जुमला, सिर्फ दो जुमला आप हमारे हौसलों को बढ़ा दें। दो जुमला कहकर मैं जिद कर रहा हूँ आपसे कि आप दो जुमला जरूर कहें और हमारे हौसलों को जिला बख्शें। मोहतरम सदर साहब, मुअज़्ज़ज़ मेहमान, साहब और तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम अहबाब, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत खुशी हुई कि मंसूर अकबर ने जो ख्वाब देखा था वो आज उसकी ताबीर हो रही है और कशाफ का जिन्होंने ख्वाब देखा था, मुझे अक्सर तस्करा करते थे कि अरे हमें ये वर्क साहब लेना है, करना है। तो उनकी कोशिश से और उनकी जद्दोजहद से आज ये प्रोग्राम हो रहा है। इस मौके पर मैं भी एक तालिब इल्म की हैसियत से शरीक हुआ हूँ। कोशिश मेरी ये होगी कि मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो हमारे हैं, मुझसे भी सीनियर हैं, उनसे कुछ मैं भी कुछ सीख सकूं, बस इतना ही बात करूँगा। और जो यूट्यूबर्स काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत कारामद बातें थी। बहुत शुक्रिया शकील सर। यहाँ पर मैं चाहूँगा कि हमारे जो बैरून शहर से तशरीफ रखने वाली शख्सियात हैं उनमें से मैं हमारे नोमान साहब से इल्तिमास करता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपने जो कारामद नुस्खे हैं वो यहाँ पर पेश करें। सबसे पहले तो कहना ये चाहूँगा कि हम लोग का जो तजुर्बा रहा है, पहली बात है कि मालेगांव से निकल के बैरून शहर जाना कोई आसान बात नहीं थी। घर वालों को राज़ी करना और एक गोल सेट करना जो इतना आसान नहीं था। इतनी अचानक सडन जाने के बाद बहुत कुछ दुश्वारियाँ आई और उसका हम लोगों ने बहुत अच्छी से सामना किया। इसके अलावा बहुत सी बातें थी कि हम लोग का जो मालेगांव वालों का साथ रहा वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। किसी एक की जानिब से भी कोई ऐसा रवैया नहीं रहा जिससे हम लोगों का ये क्या कहे कि हम लोग को डिमोटिवेट हो। और इसके अलावा ये भी बहुत सारी बात रही कि हम लोग जब फील्ड पे गए तो बहुत से ऐसा जो कहते हैं कि हम लोग तासुब और जो कहने वाले हैं कि ये ऐसा होता है वैसा कुछ भी नहीं रहा। इसके साथ ही हम लोग जैसे वहाँ पे बहुत से लोगों से मुलाकात की, बहुत कई अफसरान रहे और सियासतदान रहे, जो यहाँ तक के साबिक वज़ीर आला और कह सकते हैं और मुंबई कमिश्नर वगैरह से हम लोगों ने मुलाकात की महज कॉलेज जाते हुए सिर्फ। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो खुद एतमादी, आप खुद एतमादी के जरिए, सिर्फ ये नहीं कि आप सेल्फी खिंचा रहे हैं या सिर्फ आप जाके वहाँ पे फ़ोटो ले लीजिए, वहाँ से आप सवालात पूछिए जिसकी आपको पूरी आज़ादी है। और यहाँ तक कि हम लोग मतीन भाई से भी हम लोग अपना सलाह मशवरा करते रहे कैसे क्या आना करना रहे, अजहर भाई से भी हम लोग मुलाकात करते रहे, यहाँ तक कि सबसे राब्ते में रहे। फिर हम लोग का हैदराबाद जाना हुआ, हम लोग तकरीबन 1000 लोग के दूसरे लोगों दूसरी रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के दरमियान काम करते हैं। वहाँ पे सब लोगों को समझना और जानना, वहाँ की रियासतों और वहाँ के सकाफत से, वहाँ से
उसको समझना बहुत अच्छा तजुर्बा रहा हम लोगों के लिए। और बाकी सब तो आप मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह, हम लोग बताते रहेंगे। अभी तो वक्त भी कम है तो ज़्यादा कहना मुनासिब नहीं होगा। मोहतरम सदर साहब, मोअज़्ज़ज़ मेहमान और सामीन, चूँकि बोलने का इतना तजुर्बा मेरे पास नहीं है, इसलिए कलम से जो काम कर लेता हूँ, तो बोलते वक्त जो हो सकता है कि मैं लड़खड़ा जाऊँ और अटक भी जाऊँ, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। चूँकि तकरीर के इस पार जो मेहमानान और सदर की कुर्सी होती है, मुझे लगता है कि मैं उसका अहल नहीं हूँ, मुझे बिठा दिया गया है। और चूँकि कई साथी जो हमारे सीनियर साथी, तजुर्बेकार साथी यहाँ पर आने वाले थे, वो किसी वजह से नहीं आए। मुझे ऐसा लगा था कि मैं बोलने के लिए जब मैं खड़ा होऊंगा तो मेरे पास कहने के लिए बहुत कम अल्फाज होंगे, क्योंकि मेरे तमाम साथी जो है वो बोल चुके होंगे। लेकिन अब मामला ये हुआ कि वो जिन साथियों पर मैं इन्हिसार कर रहा था, वो जिन पे तकिया था, वही पत्ते हवा देने लगे, तो वो हजरात अब यहाँ नहीं है। खैर, जो नुमान साहब ने अभी बात कही कि वो नए थे और उन्हें बाहर जो है जिस तरीके के हालात और जो तजुर्बात उनको मिले, उन्होंने वो यहाँ बताए, तो मैं भी अपने आप को नया ही समझता हूँ। 2013 से ये सफ़र शुरू हुआ था और अभी भी जारी है। और सर एहसानुर रहीम साहब ने भी कहा कि वो यहाँ सीखने के लिए आए हैं। तो सर, हम आपको पढ़ते हुए बड़े हुए हैं और हमें नहीं लगता कि हम आपको सिखा पाएंगे। इम्तियाज़ सर भी यहाँ मौजूद हैं और इम्तियाज़ भाई जो है, हम उनको भाई कहते हैं और असल में हम आमतौर से भैया कहते हैं। तो इम्तियाज़ भैया के साथ में बैठना ये भी एक हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हम उनके बाजू में बैठे हैं। खैर, मौजू पर मैं आता हूँ कि जब साजिद भाई ने मुझे जिक्र किया कि एक वर्कशॉप रखना है, तो मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लॉकडाउन के दरमियान से मैं मालेगांव में ही हूँ और तकरीबन कई सारे पोर्टल्स मैंने पढ़े और यूट्यूब पर वीडियो भी देखे, तो कई चीज़ें थी जो मुझे ऐसा लग रहा था कि बोलना चाहिए। तो हो सकता है कि जो बातें मैं करूं तो वो आपकी हौसला शिकनी आपको लग रही हो, लेकिन वो मैं हौसला शिकनी नहीं कर रहा हूँ। जो गलतियाँ मुझे नज़र आई तो मुझे लगता है कि मुझे उस पर बोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हजरात जो है वो यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं और ख़बरें भी लिख रहे हैं, और चूँकि उन्होंने बाकायदा सहाफ़त की कोई तालीम नहीं ली है, तो मुमकिन है कि वो बेसिक्स जो होते हैं वो बुनियादी बातों से अनजान हो, या हो सकता है कि जानते हों और उन चीज़ों को बरत नहीं पा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो बुनियादी बातों को पहले वो सामने रखें। जो एक खबर बनाने के लिए जो एक फार्मूला होता है, जैसे एक रियाजी का AB स्क्वायर जो फार्मूला है, इसी तरीके से सहाफ़त का भी एक फार्मूला है कि आप एक खबर को जो है, वो कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, बहुत आसान है। तो वो चीज़ें जो है मुझे लगता है कि कुछ पोर्टल्स पे वो नज़र नहीं आई। तो इसके लिए जो है हम न्यूज़ रूम में, या हमने सबसे पहले क्लासरूम में पढ़ाई है कि खबर जो है वो बुनियादी तौर पर जो है 5 W's और 1 H से बनती है, यानी कि व्हाट, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ। ये उसकी तरतीब होती है। अब ये मैंने अंग्रेजी में कहा, आप इसे उर्दू में भी समझ सकते हैं कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इस तरीके से। तो ये खबर की बुनियाद में ये एलिमेंट्स जो है ये होते हैं। अब खबर जब आप लिखेंगे तो उसकी तरतीब जो है वो कैसी होगी। अब आप यहाँ ये सोचेंगे कि अरे यार, ये तो बड़ा मुश्किल चीज़ है, तो ये तो आसान है। अब पिरामिड जो है, हमने पढ़ा है कि न्यूज़ जो पिरामिड होता है वो इन्वर्ट होता है, यानी कि आप एक डायग्राम बनाइए और उसे उल्टा कीजिए। आप इंट्रो में जो है, यहाँ पर मैं नहीं बना रहा हूँ, तो आप उसको फर्ज कर सकते हैं रियाजी की तरह। तो उसमें आप सबसे पहले डालेंगे, अगर आप खबर बना रहे हैं तो आपकी खबर 4 लाइनों में या 5 लाइनों में जो आपका इंट्रो होगा, अगर वो पढ़ने वाला कारी अगर वो पहले पैराग्राफ को ही पढ़ता है तो भी उसको वो खबर मिल जाए। यानी कि आप उसमें लिखेंगे व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, यानी कि आप पूरी खबर को जो है उन 3 से 4 लाइनों में आप बताएंगे। उसके बाद आप बॉडी में जो है, यानी कि उसके मतन में, अहम मतन में जो है दरमियान में आप ये बताएंगे कि ये खबर क्या है, ये मामला क्या है, आप उसको तफसील से बयान करेंगे। और आखिर में जो है वो होगा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, अज़ाफ़ी मालूमात कि माजी में क्या हुआ था। अगर कहीं फर्ज कीजिए कि कहीं आग लगी, अब आपने आतिशज़दगी की खबर बनाई और आपने वो सारे डेटा जो है उसमें डाल दिया,
अब आप आखिर में बताएंगे कि भाई मालेगांव में, जैसे आप मालेगांव की खबर बना रहे हैं और फलक किसी बस्ती की, तो आप ये बता सकते हैं कि इससे मुत्तसिल इस बस्ती में भी आतिशबाजी हुई थी और यहाँ इतना नुकसान हुआ था। तो ये अज़ाफी मालूमात होगी, अगर वो पढ़ने वाला नहीं भी पढ़ता है तो वो काम चल जाएगा। तो ये जो चीज़ है, ये मुझे लगता है कि ये नुक्ते पर मुझे ज़्यादा मैं चाह रहा था कि फोकस करूं कि आप जो है इस चीज़ को समझिए और उसको बरतिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अब रही बात फॉर्मेट की, चूंकि जो उन्वानात यहाँ रखे गए थे वर्कशॉप के, तो मुझे नहीं लगता कि ना तो मैं और ना ही मेरे सीनियर साथी उन तमाम उन्वानात को जो है वो यहाँ डिफाइन करें या कवर कर सकें। चूँकि सहाफ़त हमने भी पढ़ी और मुझे लगता है कि सहाफ़त पढ़नी बहुत ज़रूरी है, चाहे आप कॉलेज से पढ़ें, चाहे आप जो है उसको खुद नोट्स के ज़रिए या फिर ऑनलाइन आप करें, या ओपन लर्निंग जो है रिसोर्सेज आप उनका फ़ायदा उठाएं, लेकिन आप सहाफ़त को ज़रूर पढ़िए। क्योंकि आप जब सहाफ़त पढ़ते हैं तो आपको सारे उसूल, सारे कवायद समझ में आते हैं। जैसे मैंने एक चीज़ ये भी नोटिस की कि एक ब्लॉग पर जो है वो किसी हादसे की खबर थी और उसमें तस्वीर जो है वो महलूक की, वो बहुत बुरी तरीके से, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे गोरी इमेज थी। ऐसी तस्वीर पर देखकर जो है वो कारी जो है वो उसका जहन मुंतशिर हो जाएगा, वो परेशान हो जाएगा। तो आपको जो है वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए कि आप जो है ऐसी तस्वीरें वो शाये ना करें। अब जैसे मैंने न्यूज़ रूम में मेरा ये तजुर्बा है कि एक तस्वीर मैंने लगाई और वो लाश की थी, तो मुझे मेरे सीनियर ने कहा कि ये तस्वीर तुमने क्यों लगाई। मैंने कहा ये हादसे की मालूमात होगी कि लाश है और चूंकि खबर में लिखा हुआ है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये होगा ये कि पढ़ने वाला जो है वो इस हादसे को तो वो पढ़ रहा है और उसका दिल दहल रहा है, लेकिन जब वो तस्वीर देखेगा तो और ज़्यादा परेशान होगा। तो तुमको तस्वीर इस्तेमाल नहीं करनी। हाँ, अब अगर उस शख्स की जब वो जिंदा था तब की कोई फाइल, फोटो, पुरानी तस्वीर हो तो वो आप लगा सकते हैं। तो मुझे ये चीज़ न्यूज़ रूम में समझ में आई, यानी कि जब आप कोई काम अमली तौर पर करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हैं और वो आपको मिलती हैं ऑटोमेटिकली। तो काम करते हुए आपको सीखना है। मैं ये देखता हूँ कि मेरे जो सीनियर्स हैं, मैं उनके काम को पढ़ता हूँ। अगर वो खबर है तो मैं वो खबर पढ़ता हूँ, अगर वो मजमून है तो वो पढ़ता हूँ, देखता हूँ कि उन्होंने कैसे लिखा है और मैं उसको भी ये फर्ज करता हूँ कि मैं इसको कैसे लिखता। लेकिन उन्होंने जो लिखा है, जो मैं मिस कर जाता, वो मैं नोट डाउन करता हूँ जहन में कि अरे ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको इस तरीके से मैं अगली बार मैं करूँगा। तो ये इम्प्रोवाइजेशन जो है, ये बेहतरी का जो अमल है, ये आदमी खुद भी कर सकता है। इसके अलावा जो है अभी सर बता रहे थे कि यूट्यूबर, तो सबसे पहली बात तो ये कि सहाफ़ी होना ही अपने आप में एक बड़ा एहसास है और एक जिम्मेदारी है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप यूट्यूब पर यूट्यूबर बनते हैं तो आप वो जनरल चीज़ों के लिए बनिए। खबर की जहाँ बात आएगी तो आप अपने आप को यूट्यूबर मत कहिए, आप जो है सहाफ़ी हैं। तो आपको सहाफ़ी, और जाहिर सी बात है जब आप सहाफ़ी अपने आप को कहेंगे तो आपके अंदर एक जिम्मेदारी का एहसास भी होगा। आप गलतियों को भी करने से बचेंगे। हो सकता है गलतियां तो सभी से होती हैं, इंसान है, लेकिन हम सीखते हैं गलतियों से, तो हम अगली बार जो है वो उन चीज़ों को नहीं करेंगे। तो ब्लॉगर अपने आप को कहना बुराई नहीं है ब्लॉगर कहने में, लेकिन ब्लॉगर्स जो है वो अमूमी टॉपिक्स पर लिखते हैं या वो वीडियो बनाते हैं, जैसे कि खाना बनाना हो गया, जैसे वो इंफॉर्मेटिव टाइप का हो गया। लेकिन जब आप खबर को करने जा रहे हैं तब अपने आप को आप यूट्यूबर मत समझिए, तब अपने आप को आप जो है अपने आप को जो है ब्लॉगर मत समझिए। आपको जो एक सहाफ़ी की हैसियत से काम करना होगा। और जब आप एक सहाफ़ी की हैसियत से काम करना चाह रहे हैं तो मुमकिन है कि आपने सहाफ़त नहीं पढ़ी, जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा। तो अब आपको करना ये है कि आप जो है ये देखिए कि ऑनलाइन रिसोर्सेज, यानी कि आप इंटरनेट की मदद से कहाँ से सीख सकते हैं। आप ये जानिए कि खबर कैसे बनती है, मजमून कैसे लिखा जाता है और रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है, और इसकी कई सारी टाइप्स हैं। तो ये अब जब आप पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप किसी न किसी नुक्ते पर अटक जाएंगे। तो आप जो है सीनियर से पूछिए, जो लोग काम कर रहे हैं, अगर वो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं तो आप उनसे पूछिए, और इस तरीके से आप सीख सकते हैं। बेहतर तो ये है कि आप जो है वो आज इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, मौलाना आज़ाद नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, हमारा महाराष्ट्र का जो है यशवंतराव चौहान है, तो यहाँ पर डिस्टेंस से भी किया जा सकता है, ओपन से भी किया जा सकता है, तो आप वो करिए। और अगर वो नहीं कर सकते हैं तो आप जो है ऑनलाइन पढ़िए। इस तरीके से तो आप वो खुद को बेहतर कर ही सकते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। वरना जो चीज़ें आप कर रहे हैं
तो वो जैसे सर कह रहे थे कि पढ़ा नहीं जा रहा है या देखा नहीं जा रहा है, तो मुमकिन है कि आपके अंदर गलतियां हैं। तो अब आप ये देखिए कि वाकई में गलतियां हैं, और अगर गलतियां हैं तो उसको सुधारिए, और जाहिर सी बात है कि वो रिकॉर्ड होगा। आप जब आप यूट्यूब पे बनाएंगे कुछ वीडियो, जब आप इंटरनेट पर डालेंगे तो वो एक रिकॉर्ड होगा। तो अब आप अगर कोई गलत जो गलतियां आप कर रहे हैं और वो वहाँ मौजूद होगी, और वो पढ़ने वाला जो जिसको नहीं पता है कुछ, तो वो पढ़ेगा तो वो गलत सीखेगा। अब जैसे जबान की बात ली जाए तो जबान, मैं समझता हूँ कि जब मैं न्यूज़ रूम में मैंने शुरुआत की काम करने की इनकलाब में, तो हमारे कई सीनियर साथियों से मैंने यही चीज़ सीखी कि हम अपनी तहरीर को बार बार पढ़ें जो लिखा गया है, क्योंकि पहली बार आप पढ़ेंगे आपको 5-10 गलतियां नजर आएगी, दूसरी बार पढ़ेंगे फिर आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। हो सकता है कि ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू करने से अब आप परफेक्शन की तरफ जाएं, लेकिन जो बुनियादी तौर पर बड़ी बड़ी गलतियां हैं, जो ब्लंडर्स हैं, वो नहीं होंगे। तो मैंने ये देखा कि ब्लॉग स्पॉट पे खबरों के इमले में बड़ी गलतियां हैं, तो आपको वो पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपका ब्लॉग आज एक चाय बेचने वाला भी पढ़ेगा, एक मजदूर भी पढ़ेगा, एक आलिम भी पढ़ेगा, शायर भी पढ़ेगा, हर तबके का आदमी पढ़ेगा। और जैसे कि न्यूज़ की जो ज़ुबान है, इम्तियाज़ भाई ने इससे पहले के एक प्रोग्राम में कहा था कि न्यूज़ की जो ज़ुबान है वो बहुत ज़्यादा अदबी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा आमियाना भी नहीं, खबर सादी ज़बान में होनी चाहिए, ताकि पढ़ने वाला जो है वो चाहे एक 10 साल का बच्चा हो या एक 60 साल का बुजुर्ग, चाहे उसने आला तालीम हासिल की हो या वो बहुत बुनियादी तालीम जानता हो, अगर वो खबर को पढ़ता है तो वो कहीं अटके ना, उसे लुग़त उठानी ना पड़े। तो ज़बान जो है वो बहुत आपको सादी इस्तेमाल करनी है। सादी मतलब ये भी नहीं कि आप एकदम आमियाना ज़बान इस्तेमाल करते हैं। मकामी जो बोलियाँ हैं, ठीक है, हम वो लफ्ज़ों को नहीं ला सकते हैं, लेकिन उनका मुतबादिल जो है ज़बान में सादा, वो हम इस्तेमाल करें। तो मुझे ये नुकात जो है मुझे जहन में थे और कई सारे पॉइंट्स मैं भूल गया हूँ, और मुझे लगता है कि जब इम्तियाज़ भाई यहाँ मौजूद हैं और वो इस शोबे के जो है वो इतना ज़्यादा उनके पास तजुर्बा है, तो यकीनन जो है वो इस चीज़ को कवर करेंगे। और डिजिटल के हवाले से जो है हमारे दोनों साथी जो है वो डिजिटल में काम करते हैं, नोमान साहब और अशरफ इसराइल। तो मुझे लगता है कि ये दोनों हजरात उस प्लेटफॉर्म पे किस तरीके से काम होता है टेक्निकली भी और ऐसे भी कि वो क्या चीज़ें याद रखने वाली हैं और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो नोमान शायद मुमकिन है कि वो तैयारी नहीं कर पाए थे। खैर, मैं चाहता हूं कि जब अशरफ यहाँ पर आए तो वो बताएं कि वो कौन सी चीज़ें जो है वो इंटरनेट के लिए ज़रूरी है जब वेबसाइट के लिए काम करेंगे। मैं इतना कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मोअज़्ज़ज़ मेहमानान किराम और अज़ीज़ दोस्तों, 2 साल ईटीवी भारत में काम करके डिजिटल मीडिया में थोड़ा बहुत सीखने का कुछ मौका मिला, तो यहाँ पर मौजूद हमारे दोस्तों से मैं कुछ अपनी बातें कहना चाहूँगा। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी जो यूट्यूब पर लॉकडाउन के वक्त डाली गई, तो उसमें बहुत बड़ी वीडियोस डाली जा रही है। जिस तरीके से हमें पैकेजिंग करना चाहिए, पैकेजिंग करने के लिए हमें सबसे पहले तो विजुअल सही तरीके से इस्तेमाल करने चाहिए, जो कि देखने में नहीं आए, क्योंकि विजुअल जिस तरीके से इस्तेमाल किया जाए उसका बार बार लोग रिपीट करते हैं, एक ही जगह से बार बार उसको राउंड अप करते हैं, तो वो नहीं होने चाहिए। और बाइट वगैरह, शॉर्ट बाइट का इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा, क्योंकि हम जब पैकेज बनाते हैं तो आज लोगों के पास वक्त बहुत कम है, हमें कम वक्त में लोगों को खबर पहुंचाना है और लोगों को वाज़ेह करना है कि स्टोरी क्या है। तो इसके लिए हमें शॉर्ट्स विजुअल चाहिए, कुछ 30-35 सेकंड की, अगर उसमें हम 1-2 बाइट भी इस्तेमाल कर ले तो ये बेहतर होगा। क्योंकि आज हम जब कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो शॉर्ट देखते हैं, ना कि ज़्यादा लंबा। अगर 5 मिनट का भी हमारा पैकेज होता है तो हम खुद भी नहीं देखते, कितना लंबा कौन देखेगा, आज का दौर बस फास्ट हो गया। इसके लिए हमें शॉर्ट में कम से कम टाइमिंग के लिए बनाए तो बेहतर होगा, क्योंकि ज़्यादा मैंने देखा हूँ 17-17 मिनट की बाइट पुलिस वालों की, क्राइम न्यूज़ की 17 मिनट की बाइट होती है, तो अगर ये कम हो तो बेहतर होगा। और थंबनेल के लिए फ़ोटो भी इस्तेमाल करते हैं हमारे यहाँ पर, तो आमतौर से देखने में कि बड़ी बड़ी हेडलाइन के तौर पर उस पर लिख दिया जाता है, तो फिर बंदा जब वो पढ़ लेगा तो खबर कैसे पढ़ेगा। तो इसके लिए हमें चाहिए कि उस पर शॉर्ट ही कुछ दे,
ताकि हेडलाइन और वो एक जैसी ना हो जाए, क्योंकि हेडलाइन भी छोटी होती है लेकिन उस पर थंबनेल पे जो लिखा होता है वो बड़ा लिखा होता है, जिसकी वजह से पूरी स्टोरी वाज़ेह हो जाती है। तो फिर बंदा ओपन ही नहीं करता है कि किस तरीके से हम क्या है स्टोरी में असल में। तो इसलिए शॉर्ट पैकेज का अगर हम बनाएं तो बेहतर होगा। और डिजिटल में तो शॉर्ट ही चलता है। बाकी के कुछ पॉइंट्स मैं अपने दोस्तों के लिए लिखा हूँ कि हमें सबसे पहले तो अपनी बात रखने के लिए अपनी बात महज़्ज़ब और सलीके से रखनी चाहिए। आजकल डिजिटल मीडिया का मिजाज सनसनीखेज खबरें बनाना हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को नफरत भी हो जाती है कि ये क्या दे रहे हैं, क्या बना रहे हैं। तो इस तरीके से हमें लोगों को समाज में हमें कुछ बनाना है, कुछ कर दिखाना है, ना कि नफरत पैदा करना है। अगर हम लोग कुछ सनसनीखेज बना दे रहे हैं नमक मिर्च लगाकर, येलो जर्नलिज्म, तो जिसकी वजह से बहुत लोगों को एतराज़ होता है। तो हमें उन चीज़ों से बचना चाहिए और हादसात और वाक़यात को इस तरह बयान किया जाए और लिखा जाए और आसान लैंग्वेज में, आसान ज़बान में लिखा जाए ताकि लोगों को समझ आ सके। यूट्यूब पर भी अगर हम आसान ज़बान में लोगों को समझाएं और पूरी खबरें बताएं कम वक्त में, तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। क्योंकि आज लोगों के पास वक्त कम है और ज़राए ज़्यादा है। ज़राए ज़्यादा होने के बाद लोग आपको नोटिस नहीं कर पाते। अगर बड़ी खबरें और उस तरीके की लोगों की आसान लैंग्वेज में नहीं लिखते तो लोग हम तक पहुंच नहीं पाते, हमें नोटिस नहीं कर पाते। तो इसलिए हमें नोटिस में आने के लिए एक अच्छी और ईमानदाराना सहाफ़त करना है। बस इसके लिए बस इतनी बात कहना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले ही दावत दी गई थी और काफ़ी लोग नहीं जानते हैं, मैं हिंदी रोज़नामा नव भारत से वाबस्ता हूँ और डायरेक्ट अपने डेस्क से उठ के बस में बैठना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन कोई तैयारी भी की नहीं है क्या बोलना है। लेकिन ये सारी बातें तो सर ने यहाँ एज ए ब्लॉगर बता दी है और एज ए सहाफ़ी मिर्ज़ा साहब ने बता दिया है। एक चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है ब्लॉगर की हद तक तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप अगर प्रोफेशनली कोई चैनल वगैरह शुरू करना चाहते हैं, एक्चुअली भी जितने भी चैनल्स यहाँ चल रहे हैं, बहुत कई साल पहले मैंने सोचा था मैं वेबसाइट शुरू करूँगा, लेकिन उसको एक लीगल तरीके से चलाना ये सबसे बड़ी बात होती है। इस ताल्लुक से मैंने सोशल मीडिया पे कुछ बातें लिखी भी थी जिससे कुछ लोगों को शायद बुरा भी लगा था कि मैं हौसला शिकनी कर रहा हूँ या वगैरह वगैरह जो भी है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ चाह रहा था कि लीगल तरीके से, कुछ कानूनी तरीके से बात हो और आपका चैनल जो है बाकायदा रजिस्टर्ड हो और वो मंजर आम पर आए। तो इस तरह से अभी तक तो किसी ने किया नहीं है, लेकिन माशाल्लाह मैंने एक बाकायदा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है बनाई है और हेडलाइन पोस्ट टाइटल से मैं चंद दिनों में मैं स्क्रीन पर आ जाऊंगा इंशाल्लाह। और ये मल्टी लैंग्वेज में मैं कर रहा हूँ, 5 लैंग्वेजेस इसमें होंगी और साजिद साहब ही इसको तैयार कर रहे हैं। तो मेन मुझे यही कहना था, एक थी ज़बान के ताल्लुक से भी सर ने कह दिया। मैंने कुछ यूट्यूब पर देखे हैं, कुछ कई लोगों, अच्छे बड़े बड़े लोगों से इंटरव्यू किया है आप लोगों ने, लेकिन ज़बान और टोनिंग जो है आप लोगों की, ये थोड़ा सहाफ़त से, अगर आप अपने आप को सहाफ़ी कहते हो तो ये थोड़ा सहाफ़ी नहज से थोड़ा सा हट जाता है मामला। और ऐसा लगता है कि ये शायद इनकी स्टडी नहीं है या ये जो बोलना चाहते हैं ये बोल नहीं पा रहे हैं। तो उसकी थोड़ी तैयारी कीजिए और स्टडी कीजिए। सबसे मेन चीज़ सहाफ़त को जो है पढ़ना ज़रूरी है। सहाफ़त करना जो है बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान भी नहीं है, लेकिन अगर पढ़ते रहें तो होगा इंशाल्लाह। और इससे मैं फिर एक बार कह दूं कि मैंने कोई ब्लॉग ऐसा या कोई अपना राइटअप ऐसा हौसला शिकने के लिए आप लोगों के लिए नहीं लिखा है। मैं अगर लीगली आप प्रोफेशनली कुछ करना चाहते हैं या चैनल वगैरह आप शुरू करना चाहते हैं तो लीगली एडवाइस देने के लिए मैं बैठा हूँ। आप मुझसे मुलाकात कीजिए। मैं कंपनी बनाने से लेकर तो आपके टाइटल रजिस्ट्रेशन वगैरह के पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। बाकी आप लोगों की दुआओं का बस तलबगार हूँ और सहाफ़ती सिलसिला चलता रहे, यही दुआ करते रहिए। मेहमानान और सबसे पहले सदर मोहतरम की खिदमत में किताब और गुल का नजराना पेश कर, और मैं चाहूंगा कि बारी बारी आप तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान की खिदमत में ताहफ़ पेश करते चलें।
अजहर मिर्जा साहब मौजूद हैं, अशरफ इसराइल साहब मौजूद हैं, और यहाँ हमारे एहसानुर रहीम साहब तशरीफ रखते हैं, शकील हनीफ साहब यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, नुमान साहब, और वसीम रजा साहब, परवेज अहमद उस्मानी साहब जो कि मुदीर बेबाक यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी खिदमत में भी गुल का नजराना पेश कर और किताब का तोहफा पेश कर उनका इस्तकबाल किया जाता है। और मैं चाहूंगा कि वीडियो प्ले करके सर ये लोग 2-3 दिन से बहुत मुनमिक थे। मैं चाहता हूँ कि मुश्ताक अहमद मुश्ताक और आसिफ फैजी सर आज इन लोगों की खिदमत में गुलों का नजराना पेश करके आज के लिए तैयार हो। यकीनन इनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए, इस बात को यहाँ पर महसूस किया होगा, यकीनन वो आपकी सताइश और सराहना करेंगे। आइए खुतबा सदारत की तरफ बड़े ही अदब व एहतराम के साथ मोहतरम इम्तियाज खलील साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम साफ़ी हज़रात, बड़ी खुशी की बात है, सच्ची बात तो यह है कि ये वर्कशॉप कहा जा रहा है। अब इस वर्कशॉप जो है वो थोड़ा वक्त तलब है होता है, तो यहाँ वर्कशॉप तो नहीं हो सकता, लेकिन कुछ रहनुमा उसूल जो सहाफ़त के जो हमने सीखे हैं उस पर बात हो सकती है। मेरे लिए बेपनाह खुशी का मकाम है, क्योंकि मुझे याद आता है कि 1999 में सबसे पहले मैं मुंबई पहुंचा था। जेवियर्स में गया, केसी कॉलेज देखी, और उसके बाद मुझे मालूम हुआ कि मैं बहुत ताख़ीर से पहुंचा हूं। तो 1 साल इंतज़ार करने के दौरान ये हुआ कि मतीन हफीज़ जो है वो उस दौरान मेरे छोटे भाई के साथ पढ़ते थे, तो उसको भी हमनवा किया, और उसके बाद फिर 2000 में हम सहाफ़त के लिए केसी कॉलेज पहुँचे। उस वक्त मुझसे ये कहा जाता था कि तू पढ़ के करेगा क्या, वापस आके शामनामा में काम करोगे। तो ये है कि उस वक्त हमारे अपने शहर में लोगों को मालूम नहीं था कि सहाफ़त है क्या। शामनामा यकीनन एक मेयार है हमारे शहर के हिसाब से, लेकिन सहाफ़त हमारे अपने शहर से, हमारे अपने मुल्क से भी बहुत आगे की चीज़ है, और ये एक ऐसा मिशन है। सहाफ़त इबलाग जो है वो इंसानियत ने जो पेशे अख्तियार किए उनमें बहुत कदीम पेशों में से एक पेशा। कुछ लोगों को जब समाज बढ़ा और जब ये हुआ कि लोगों को, हर आदमी ये चाहता है कि उसे मालूमात हो, वो सड़क पे चलते हुए जो भीड़ जम जाती है एक आवाज़ सुन करके, वो वही अंदर इंसान के अंदर जो जिबिल्लत है कि क्या हुआ देखा जाए। सहाफ़ी का काम यही है कि वो जो क्या हुआ है उसको मीनो-आन बयान कर दिया जाए। उसका काम न फलसफी बनना है, न समाज सुधारने का काम है, उसका काम ही यही है कि वो सिर्फ आईना दिखाए। अब वो आईना जो है वो ये नहीं कहता कि क्या हो रहा है समाज में और क्या, ये जो आपने देख लिया आप फैसला कीजिए। समाज को आवाम को बदलना है, सहाफ़ी का काम नहीं है समाज को बदलना। सबसे पहले ये समझना, सहाफ़ी का ये समझना कि मैं जो है किसी, अगर आप ये समझते हैं कि मैं ये बदल दूंगा, मैं वो बदल दूंगा, तो आप सहाफ़त मत कीजिए, आप एक्टिविस्ट बन जाइए, आप पॉलिटिशियन बन जाइए, आप कोई और काम कीजिए। लेकिन अगर आपको सहाफ़ी बनना है तो थोड़ा सा श्रूड होना पड़ेगा, आपको श्रूड होना पड़ेगा। सहाफ़ी, अब बात हुई कि आपकी ये हो सकता है कि आप किसी को पसंद करते हो, सहाफ़त में आप किसी को पसंद नहीं कर सकते। जिसकी आपको रिपोर्टिंग करनी है उसमें आपकी पसंद और नापसंद बिल्कुल नहीं। अगर आपकी पसंद और नापसंद चल रही है तो फिर वो सहाफ़त नहीं है, वो PR एक्सरसाइज है, PR एक्सरसाइज है। तो आज आप लोगों को तय करना है। सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करूंगा कि जो घड़ी आई थी ये सदी की सबसे ख़तरनाक घड़ी थी। अल्लाह ना करे कि ऐसी कोई कहना चाहिए सूरत हाल से हम दोबारा जो है हमारे सामने हो। लेकिन ये कि इसमें जब समहाउ हमारे अखबारात बंद थे तो आपके इन कैमराज ने काम किया। आपने ये नहीं देखा कि उसका रेजोल्यूशन क्या है, आपने ये नहीं देखा कि उसको एडिट कैसे किया जाएगा, आपने ये नहीं देखा कि उसके ऊपर मुझे इश्तेहार मिलेगा कि आपने वक्त की पुकार को समझा और ये कहा कि नहीं, जब लोग घरों में मौजूद हैं तो हम उनको खबर कैसे पहुंचा सकते हैं। और मैं उसके लिए आप तमाम हजरात को
फिर दूसरी बात, सहाफत के उसूल हैं और पिछले कुछ दिनों में उन तमाम उसूलों को मलिया मेट कर दिया गया है। खबर कैसे बनाई जाती है, खबर कैसे लिखी जाती है, उसके क्या फॉर्मूलाज हो सकते हैं, इन्वर्टेड पिरामिड क्या है और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पैकेजिंग क्या है, ये सारी बातें जो है वो अब ख़त्म हो गई हैं। हुआ ये कि जैसे ही 24 घंटे के न्यूज़ चैनल्स आए, पहले आप लोगों को याद होगा कि कहना चाहिए टेलीविज़न पे होता यह था कि क्रिकेट का मैच चल रहा है और अचानक बीच में आता था कि खबर आई, तो वो आधे घंटे की खबर होती थी, वो खबर होती थी। फिर ये हुआ कि 24 घंटा खबर चाहिए, तो 24 घंटा जब खबर चाहिए तो न्यूज़ का पेट बहुत बड़ा हो गया, उसको भरना बहुत मुश्किल। मुझे याद है कि मैं जब जी न्यूज़ में इंटर्नशिप कर रहा था, उस वक्त गुजरात में भूकंप आया था। मेरा ब्यूरो चीफ इतना खुश हो गया था, यार 1 हफ्ते से बैठे हुए थे, चलो अब मजा आएगा। ये भूख थी, क्योंकि 24 घंटे का स्पेस भरता नहीं था। और जैसे इन्होंने कहा कि हमारी खबर जो है वो 2.5 मिनट की खबर आइडियल होती है, 20 सेकंड का इंटरव्यू जो है वो आइडियल होता है। तो वो 2.5 मिनट आप कितने डालिएगा, 24 घंटा आपको चलाना है। तो उसकी जब भूख बढ़ी तो फिर ये हुआ कि फसाद पैदा हुआ, कि उसूलों से सौदा किया गया। फिर ये काम किया गया कि खबर के लिए मेहनत करनी है, खबर के लिए बहुत मेहनत करनी है, आपको जाना है, फील्ड पे जाना है, वहां मेहनत करके अभी कहना चाहिए इससे बात कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, उसके बाद आकर के पैकेजिंग कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक टेबल स्टूडियो में लगाया और 4 लोगों को बुला करके झगड़ा करना शुरू कर दिया। अब एक टॉक शो अगर 1 घंटा लेता है और दिन में 2 मरतबा दिखाया जाता है तो चैनल के करोड़ों रुपए बच रहे हैं। और आप खुश हैं, हिंदू मुसलमान की बात हो रही है, इसमें गालियां दी जा रही हैं, लेकिन हो क्या रहा है। मुझे बहुत अच्छी से याद है कि जब मैं सहाफत में गया था तो मुझे ऐसा लगा था कि जिस दिन 10,000 रुपए मेरी तनख्वाह हो जाएगी उस दिन तो मजा हो जाएगा। और फिर आज ये सूरत हाल है कि उस वक्त के बहुत सारे जर्नलिस्ट जिनको मैंने अपने साथ फील्ड पे काम करते देखा है, वो $multi-million के मालिक हैं, लेकिन क्या बुलाए जा रहे हैं समाज में, उनको लोग क्या कह रहे हैं, आपको चूज करना पड़ेगा। या किसी सियासी आदमी का, या किसी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट का, या एस्टैब्लिशमेंट का, सरकार का, या आप दलाल बने या फिर अवाम के नुमाइंदे बने। अवाम का नुमाइंदा बनना बेपनाह मुश्किल है। और अभी बात भी पैसे कमा सकते हैं आप, 5 करोड़ कमा रहे, 3 करोड़ कमा रहे हैं। अखबार की तो एक उम्र है कि सुबह से शाम तक जो है अखबार जिंदा रहता है, आपकी उम्र जो है वो चंद घंटे की है, आपकी उम्र और कम है। आप एंटरटेन नहीं करने बैठे हैं, आप एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। तो जब आप एंटरटेन नहीं कर रहे हैं तो आपकी उम्र कम है। मुझे बहुत अच्छे से याद है 1.5 बरस पहले अशोक चौहान जो महाराष्ट्र के वजीर आजम थे, उनको मुस्लिम जर्नलिस्टों ने बुलाया था इस्लाम जिमखाना में, और वहाँ गुफ्तगू हो रही थी कि उर्दू के सहाफ़ी बेचारे बड़े परेशान रहते हैं, और ये है कि हम उसूली तौर पे कांग्रेस का सपोर्ट करते हैं और ये होता है और वो होता है, उसके बाद भी हमें देखा नहीं जाता। मुझे मौका मिला बात करने का और मैंने खड़े होकर के जो मुझे इस बात की खुशी है कि वहाँ पे सिर्फ 2 लोगों ने उस पूरे कहना चाहिए कॉज के खिलाफ बात की थी। एक मैं था और दूसरे मोहिउद्दीन थे, और हम दोनों मालेगांव शहर के। मैंने खड़े होने के बाद कहा कि अशोक चौहान साहब, आपसे जितनी बातें कही गई हैं मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। सब मुझे देखने लगे। मैंने कहा कि सहाफत जो है ये कोई ऐसा पेशा नहीं है कि छड़ी लगा करके कहा गया कि सहाफी बन। हमने इख्तियार किया अपनी मर्जी के हिसाब, तो फिर ये कि हम झोला लेके चल रहे हैं, इसकी शिकायत हम किसी और से कैसे कर सकते हैं। और ये बात भी झूठ है कि उर्दू सहाफत कांग्रेस की गुलाम रही है। हमारे यहाँ तो हम फख्र के साथ कहते हैं कि इनकलाब जिंदाबाद, अल हिलाल अल बलाग के कहना चाहिए इदारे जो के सफात जो है वो इनकलाब बपा करते रहे, लेकिन वो कसदन नहीं, बल्कि ये कि अवामी तहरीक बन गई वो। तो मैंने कहा कि ये हमारी शिकायत, अगर ये शिकायत करना है तो मुझको गलत बुला लिया इन्होंने, क्योंकि मुझको इस सहाफत से जो मिला ये मेरे लिए ये तोशा है मेरे लिए, और मैं इसमें खुश था, तभी तो सहाफी बना। तो ये समझ के चले कि बहरहाल काम तो करना है आपका। जो ये खास तौर से यूट्यूबर्स तो कहना नहीं चाहिए, यूट्यूबर्स बहरहाल एक अलग इस्तिलाह है। आप जो सहाफी हैं जो
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है अपने मोबाइल के जरिए यूट्यूब के हवाले से चला रहे हैं, उनके लिए बैरल उस पर मेहनत करनी है। एक बिजनेस मॉड्यूल पे काम तो जरूर करना है, मैं उस पर आगे आऊंगा, अगर भूल गया तो मुझे याद दिलाना। लेकिन एक अहम बात यह है कि अगर आप सहाफी हैं तो आप अपने आप से पूछ के सहाफी बनिए। खुदा के वास्ते अगर दिल में यह है कि फलाने पुलिस ऑफिसर से मेरे अच्छे ताल्लुकात हो जाएंगे तो मेरे दूसरे काम निकल जाएंगे, तो अपने आप को सहाफी मत कहना। अपने आप से पूछिए आप कि मैं सहाफी हूं इसलिए कि समाज में जो चीजें, मैं सहाफी कौन है? सहाफी समाज का वो आदमी जिस शहर में अच्छी सहाफत नहीं हो रही है, उस शहर का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो ही नहीं सकता, इसलिए कि उस शहर में सच बोलने वाले लोग नहीं। सच बोलने वाले लोग जो हैं, जो आईना दिखाने वाले लोग हैं, तो वो शहर अच्छा ही रहेगा। इसका मतलब यह है कि आप अपने शहर को देख लीजिए, आपकी सहाफत पढ़ता हो, शहर का एडमिनिस्ट्रेशन जो काम कर रहा है, इसका मतलब उसको ठीक से आईना नहीं दिखाया जा रहा है। आप नौजवान, आप लोगों से मुझे बेपनाह उम्मीद है, खुदा की कसम। आपके एंगल्स टेढ़े हो सकते हैं, आपके विजुअल्स थोड़ा सा फैड हो सकते हैं, आपका हाथ हिल सकता है, आपकी फ्रेम्स खराब हो सकती हैं, लेकिन सहाफत ये नहीं देखती है। सहाफत देखती है कि आपकी खबर की सदाकत क्या है। अच्छी बात है, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उसके जो रहनुमा उसूल हैं उस पर काम करें, लेकिन असल बात ये नहीं है, ये बात की बात है। ये तो वो तय कर लेने के बाद की बात है कि मैं सहाफी हूं। मैं सहाफी हूं इसके लिए आज आप लोगों को जाके देखना है आईना, और ये कहना है कि मैं सहाफत जो कर रहा हूं किस लिए कर रहा हूं। मैं अपने सुकून के लिए अगर कर रहा हूं तो बस अच्छी सहाफत वही है, उसके अलावा की सारी सहाफत बेवकूफ़ी है। वरना ये कि आप अर्नब गोस्वामी भी बन सकते हैं, आप कुछ भी बन सकते हैं, किसी का नाम क्या लिया जाए। तो सबसे जब हमने तय कर लिया कि हम सहाफी हैं, तो यानी किश्तियां जला के आए हुए हैं। फिर इस पे क्या कि क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है, अमेरिका जो है पूरी दुनिया की सबसे मजबूत डेमोक्रेसी जो समझी जाती है। हम यहाँ से बैठ के 10 गालियां दे सकते हैं, लेकिन जो आदमी वहां जाएगा उसको देखेगा वो सुपर पावर कैसे बना, उसके जो फाउंडिंग फादर्स हैं, जिनको वो अपने फाउंडिंग फादर्स कहते हैं, उनको देखेगा तो उसको पता चलेगा। बेंजामिन उनके अक्सर बड़े लोग जर्नलिस्ट रहे हैं। मैं 2009 में अमेरिका मदऊ किया गया था सहाफत के एक सेमिनार के लिए, और वहां पे ये हुआ कि वहां नेल्सन वगैरह, क्रिस्टल नेल्सन, जैसे अखबारात में होता है कि एबीसी वगैरह जो है, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, वो ये देखता है कि आपके अखबारात कितने शाये होते हैं, वो उसके ऊपर आपको बताता है कि अखबार बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। वैसे ये एजेंसीज क्रिस्टल और नेल्सन वगैरह वो एजेंसीज हैं जो बताती है कि न्यूज़ चैनल में कितनी चीज़ें कितनी देखी गई। फिर उस बुनियाद पे वो रिपोर्ट जो है वो मार्केटिंग का आदमी कंपनी के सामने रखता है और कहता है कि देखिए हमारा चैनल इस वक्त में इतना देखा जा रहा है, तो आप इस सेगमेंट में हमें इश्तिहार दीजिए और उस इश्तिहार का रेट ये होगा। तो वहां नेल्सन वगैरह के ऑफिस में गए, कुछ ऐसी एजेंसीज के पास पहुंचे जो दुनिया भर की सहाफत पे नजर रखती हैं। तो वहां पूरी दुनिया का चार्ट लगा हुआ था, दुनिया के तमाम ममालिक, क्या कहना चाहिए, उसमें परफॉर्मेंस पेश किया गया था। उनको 3 कैटेगरीज में रखा गया था। एक तो रेड कैटेगरी, वो कैटेगरी जहां सहाफत हो ही नहीं रही है। दूसरी ग्रे कैटेगरी, जहां सहाफत हो तो रही है लेकिन ठीक ठाक हो रही है। और तीसरी ग्रीन कैटेगरी, जहां वाकई सहाफत हो रही है। हिंदुस्तान को वहां पे ग्रे कैटेगरी में रखा गया। तो में से बेशतर जो है लड़ पड़े उनसे, कह रहे ये कैसे हो सकता है, हमारे यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर से सवाल हो सकता है, चीफ मिनिस्टर से सवाल हो सकता है, चीफ जस्टिस से सवाल कर सकते हैं, आप हमें ग्रे कैसे कर सकते हैं। आज हमारे यहाँ पे आप देखिए और आप हमारे, उन लोगों ने बात करनी शुरू की। उन लोगों ने कहा कि आप ये बताइए कि आपके यहाँ बड़े मीडिया हाउसेस में पॉलिटिशियंस के कितने पैसे लगे। जब आपके अक्सर बड़े अखबारात और बड़े चैनल्स में जब सियासतदानों के पैसे लगे हैं, ब्यूरोक्रेट्स के पैसे लगे हैं, तो आप अपने आप को ग्रीन कहाँ से तस्वीर करें। सिर्फ 2 मरतबा इंटरव्यू दे देना और बॉक्स पॉप करके चिल्ला देने से सहाफत जो है वो ग्रीन नहीं होती, वो ग्रे ही रहेगी। मैं आप लोगों से ये कहता हूँ कि मालेगांव की सहाफत को हरा करने के लिए, ग्रीन करने के लिए आप लोग काम कर सकते हैं। अंग्रेजी में मैं, अल्लाह का एहसान यह है कि मैंने सहाफत पढ़ने के बाद मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में 5 साल सहाफत पढ़ाई है। और जिस दिन ये महसूस किया कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उतने बच्चे नहीं आ रहे, उस दिन से मैंने जाना बंद कर दिया। सहाफत का एक जार्गन है बहुत मशहूर,
जार्गन है कि नोज फॉर न्यूज एंड स्किल फॉर स्कूप। इस चीज को आप समझ लीजिए, आप लिखिए, अगर कुछ लोग लिख सकते हैं या इससे बाद में वो कर सकें कि नोज फॉर न्यूज, वो नाक होनी चाहिए जो खबर सूंघ सके, एंड स्किल फॉर स्कूप। स्कूप कहते हैं उस खबर को जो सबसे अलग हो, जिसमें मेहनत की गई है। और आज जमाना जो है वो एक्सक्लूसिव होने का नहीं है। आज जमाना एक्सक्लूसिव होने का, ब्रेकिंग का नहीं रह गया, क्योंकि आपके मोबाइल ने क्या कर दिया है, आपके मोबाइल ने ये कर दिया है कि छोटे छोटे बच्चे खबर ब्रेक कर दे रहे हैं। आपको किसी बीबीसी और किसी CNN या किसी आज तक की जरूरत ही नहीं है कि खबर ब्रेक हो रही है। तो ये ब्रेकिंग का नहीं जमाना है, आज जमाना है स्कूप का। आप अलग क्या ला सकते हो, आप चौंका सकते हो। और आपका शहर खबरों से भरा पड़ा है, इतनी खबरें हैं खुदा की कसम कि अगर आपने संजीदगी से उस पर काम करना शुरू किया तो मैं कहता हूं कि आप देखोगे कि शहर के लोगों को पता चलेगा कि सहाफत ये होती है। ये वो चीजें हैं जो हमारे इर्द गिर्द हो रही थी, और हमारे सहाफी जो है वो जाकर भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमारे यहाँ पे इंटर्न्स करते थे, इंटर्न जो होते हैं वो बच्चे जो हफ्ते भर महीने भर या 2 महीने के लिए आते हैं, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भेजा जाता है। और हमारे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में फख्र महसूस करते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इम्कान क्या है, सामने वाला एक बात बोलेगा और चला जाएगा। ये जर्नलिज्म नहीं है। जर्नलिज्म फील्ड पे निकलने का नाम है, फील्ड पे निकल करके खबर को महसूस करने का, उसको सूंघने का नाम है, और उसको इंतहाई दयानतदारी से पेश करने का नाम सहाफी है। तो मैं ये कहूंगा कि जो नोज फॉर न्यूज वो डेवलप कीजिए कि खबर क्या है। मैं सड़क पे चल रहा हूं, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि गुजरात फसादात के बाद आप लोगों की शायद नजर से गुजरी हो कि वकीलों की एक तंजीम ने ऐलान किया था कि हम जो है गुजरात मैसेकर के खिलाफ एक प्रोटेस्ट करेंगे। और वो प्रोटेस्ट हो रहा था मुंबई में, कहना चाहिए फाउंटेन पे। फाउंटेन वो जगह है जिससे बिल्कुल करीब में हाई कोर्ट है, सेशंस कोर्ट है, फैमिली कोर्ट है, स्मॉल कॉजेस कोर्ट है। यानी वो इलाका जो है कोर्ट से भरा हुआ है, और वो उस पूरे इलाके में जितने वकील रहते होंगे, सुप्रीम कोर्ट के बाद शायद सबसे ज्यादा वकील वहीं होते हैं। और वहां पे प्रोटेस्ट करने के लिए 4 लोग खड़े थे। मैं जब वहां पहुंचा तो हुआ ये कि चूंकि गुजरात फसादात हुए थे तो लोग बहुत यार अच्छा ऐसा है, तो इतने सारे मीडिया वाले पहुंचे वहां पे। लेकिन सबने देखा 4 लोग हैं तो बेशतर लोग चले गए, बेशतर क्या सब चले गए। और उसके बाद मैंने खबर बनाई, मैंने खबर ये बनाई कि इंसाफ की आवाज कैसे दम तोड़ रही है। और मेरी उस खबर को जो लोग ETV में काम करते हैं, खैर अब आप लोग तो उसमें हैं, जब तक रामोजी राव का ETV था वहां पे हर महीने खबर को इनाम मिलता था, महीने की सबसे अच्छी खबर को, मेरी उस खबर को इनाम मिला था। मैंने खबर यही बनाई कि वकीलों के हक के लिए जब बात हुई थी तो यहाँ इतने वकील थे कि काले कोट और सफेद पैंट से पूरा इलाका भर गया था। और अभी गुजरात फसादात के बाद माओं की सिस्कियां बंद नहीं हुई हैं। और इन वकीलों ने, जिनके ताल्लुक से कहा जाता है कि ये इंसाफ की लड़ाई की बुनियाद है, की असास है, यहाँ 4 लोग नारा लगा रहे हैं। उसके बाद मैंने इंटरव्यू किया उसका, जो वहाँ वकीलों की एक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था। उसने जो सिर्फ गालियां नहीं दी, बाकी जो बातें बताई, वो खबर जिसको लोगों ने खबर नहीं समझा उसको हमने खबर बना के पेश की, और लोगों ने उसको यही चीजें यहाँ चलते हुए, यहाँ रास्तों में आपको ऐसी खबरें मिलेंगी। अभी अजहर बात बता रहे थे खबर के हवाले से, इन्वर्टेड पिरामिड है क्या खबर। मैं जब यहाँ जर्नलिज्म की क्लासेस लिया करता था तो सब बच्चों से कह के रखता था कि रोज मतलब जब भी मेरी क्लास हो, हर बच्चा अलग अलग अखबार लेकर के आए, सब अलग अलग अखबार लेकर के आए, और उनको टेबल पे रख करके ये बताता था कि इस खबर को इस अखबार ने क्यों ऐसे ट्रीट किया, इसको इसने कहां पे लगाया। वो अखबार जो है उसकी सुर्खी, उसके बाद की एंकर स्टोरी तक अलग अलग चीजें हैं जिसको आपको फिल करना है, तो इसने इसको क्यों ऐसे ट्रीट किया, ताकि वो सेंस बने। और अभी बात हो रही थी कि सुर्खी, अखबार की सुर्खी तय करती है कि कारी पढ़ेगा कि नहीं। मुझे बहुत अच्छे से याद है सामना की एक सुर्खी, बहुत सारी सुर्खियां बहुत पसंद है, एक सुर्खी में भूलता नहीं। आप लोगों को याद होगा बाबरी मस्जिद का जो फैसले का जो ऐलान हुआ था, फैसला जो सुनाया गया था, वो अभी से पहले मेरे ख्याल से 2008 में एक मरतबा सुनाया गया था। बहुत ज्यादा टेंशन हो गया था, बहुत इतना ज्यादा, पूरी बॉम्बे खाली दिख रही थी। लेकिन ये कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उसमें ये कहा गया था कि नहीं, वो फैसला कल और इस तरीके से आएगा।
तो हुआ ये कि सामना ने खबर लगाई, हिंदी सामना ने, कि टेंशन को मिला एक्सटेंशन, टेंशन को मिला एक्सटेंशन। वो कितनी कैची हो ताकि वो आपका पढ़ने वाला उसको देख ले। बहरहाल वो टेक्निकलिटीज है, मुझे लगता है कि किसी वक्त हम लोग बैठ करके उस पूरे फॉर्मेट पे मैं कहना चाहिए आप लोगों के सामने बात कर सकता हूँ और उस पर बात कर सकता हूँ। अब आते हैं हम लोग जो यूट्यूब जो एक नया मीडियम मिल गया है, इसका सबसे बड़ा एहसान जानते हैं आपके ऊपर क्या है कि जो एक ऑल्टरनेट वॉइस थी, एक दूसरा नजरिया था वाकयात पे, हादसात पे, उसका मौका मिल गया। आपको बड़े बड़े स्टूडियोज नहीं बनाने हैं, आपको बहुत बड़ी बड़ी डीएसएनजी वैन्स या ओबी वैन्स नहीं लगानी है, आपको ब्यूरोज नहीं खोलने हैं। आपका मोबाइल लिया और यूट्यूब पे अपलोड करके आपने पूरी दुनिया को अपना मतमय नजर, वो स्टोरी का जो दूसरा रुख है वो बयान कर दिया। इन्होंने बात की पैकेज की। पैकेज जो है, पैकेज स्टोरी कभी भी यकरुखी नहीं हो सकती। किसी वाक़े पे आपने एक कहना चाहिए पॉलिटिकल कहना चाहिए राइवलरी हो गई, एक पार्टी से बात की दूसरे को छोड़ दिया, वो खबर नहीं हो सकती। हाँ, आपने कोशिश की तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि फलाने मामले में हमने इनसे बात की, अब इस हवाले से इनसे जब राब्ता किया गया तो उन्होंने राब्ता मतलब कुछ कहने से इनकार किया, तब आपकी स्टोरी पूरी होगी। तो स्टोरी जो है वो उस वक्त तक के स्टोरी नहीं होगी जब तक उसका प्रॉपर बिगिनिंग ना हो और प्रॉपर एंड ना हो और बीच में इंसाफ ना किया गया हो। तो आपकी खबर के लिए ये भी जरूरी है। मैं दूसरी बात कर रहा था यूट्यूब के हवाले से, बड़े बड़े मतलब ये समझ के चलिए कि 200-500 करोड़ रुपए तो कोई बात ही नहीं थी। चैनल जब शुरू होते तो इतना खर्च होता था। जब रिलायंस ने सबसे पहले 500 रुपए का फोन लॉन्च किया था तो हम लोगों को हमारे ऑफिस से दिया गया था और ये दे करके कहा गया था कि अब आप लोगों की उम्र कम हो गई है, क्योंकि जिस दिन इसमें सब कुछ आ जाएगा, हर बच्चे के पास, हर आम आदमी के पास, अब उसको घर जाके न्यूज देखने की जरूरत ही नहीं है। अब प्राइम टाइम का कोई मसला ही नहीं बचा। पहले होता था कि 7 बजे से लेके 10 बजे तक प्राइम टाइम होता था ताकि लोग ऑफिस से घर पे आ गए हैं, उसके बाद सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये सब हो रहा है। अब जो है वो हर वक्त प्राइम टाइम है, यानी जब आपने देखा तब आपने ब्रेक कर दिया। तो यूट्यूब चैनल्स ने मालेगांव में तो मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा मौका दिया कि कैसे ऑर्डर, आज ललन टॉप वगैरह को देखिए, द वायर को देखिए, क्या इंस्टीट्यूशनलाइज वे में वो लोग काम कर रहे हैं। उनका क्या है यार, उनमें से तो बेशतर वो है कि जैसे ही हम मुसलमान दीन की बात करते हैं वो हमारे मुखालिफ हो जाते हैं, और जब हिंदू हमारी जान के मुखालिफ होते हैं वो हमारे अलीफ हो जाते हैं। यही होता है ना। उनका एक वो है कि सच जो बात सामने है वो दिखा दी जाए। मुझे बहुत उम्मीद है आप लोगों से कि मालेगांव का सच जो सामने नहीं आ रहा है, अगर आप मिलकर चाहें तो वो सच सामने आ सकता है। खबरें राइवलरी जो है ना, बहुत अच्छी बात है, 4 यूट्यूब चैनल है, 10 यूट्यूब चैनल है, एक दूसरे से राइवलरी हो, लेकिन अगर आप सरवाइव करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि एक बिजनेस मॉड्यूल होना चाहिए। आपको सीरियसली बैठ के सोचना पड़ेगा कि सच तो कहना है, लेकिन उसके साथ घर जब जाएं तो वहां सच का सामना भी करना है। वो सच जो भूख की सूरत में हमारे बच्चों के चेहरे पर है। तो उसके लिए मैं जाती तौर से ये आप लोगों को मशवरा दूंगा, YouTube से आपको इसमें पैसे नहीं मिलने पाएंगे, इसलिए कि मैंने आपसे बताया कि इसकी उम्र बहुत मुख्तसर है, और YouTube में जब आपके पास मिलियंस ऑफ व्यूज होते हैं तब आपको कुछ रेवेन्यू मिलता है। आप क्या कर सकते हो उस सूरत में? आप ये कर सकते हो कि 2-3 YouTube चैनल्स मिल सकते हो और एक नाम सजेस्ट करके उस पर काम हो सकता है, और उस पर यह हो सकता है कि डिपार्टमेंट्स बांटे जाएं। एक न्यूज़ देखे, एक ऑफिस देखे, एक बिजनेस देखे, तब आप तीनों का घर चलेगा। यहाँ बहुत अच्छे एवेन्यूज हैं। 10 खबरें दिखाने की बजाय 4 खबर दिखाई जाए, सलीके से दिखाई जाए, उसमें मेहनत हो, उसकी ज़बान अच्छी हो। मुझे बहुत अच्छी से याद है मुश्ताक भाई कि मैं अतीक अहमद अतीक साहब के पास गया हुआ था किसी काम से, और बातों में सैयद बशारत चिको साहब की बात हो रही थी, और उसमें हुआ कि मैंने कहा वो अहले तशरीह से ताल्लुक़ है उनका, तो मुझसे कहने लगे इम्तियाज़ आप टीवी उर्दू के लिए काम करते हैं और आप अहले तशरीह कह रहे हैं। तो मैंने कहा कि हजरत ये जो कहा वो अहले तशय्यो है, आप उर्दू चैनल में काम कर रहे हैं, और अगर आपकी ज़बान गलत होगी तो वो लाखों करोड़ों लोग जो देखेंगे उनकी ज़बान, तो ज़बान पे थोड़ी सी मेहनत, मैं क्या ज़बान अपने चैनल से दिखा रहा हूँ, उस पर अगर थोड़ी जाहिर सी बात है कि 3-4 लोग जब एक साथ बैठेंगे, आपके पास ज़राए नहीं है, 3-4 लोग, आपकी स्ट्रेंथ जो है वो, आपकी जो इंडिविजुअलिटी है वो मिल करके जो कलेक्टिव होगी
वो आपको ताकत देगी। दूसरी बात, जिस दिन किसी सियासी पार्टी के दस्ते नगर बन गए उस दिन हमेशा मांगते रहोगे और ये कीमत भी कम देंगे, ये कीमत भी कम देंगे। और जिस दिन आप इनके दस्ते नगर नहीं हुए, जिस दिन आपने इनको डरा दिया कि मैं आपके खिलाफ आपका कुछ बिगाड़ सकता हूं, उसी दिन आपकी कदर होगी। तो आप ये 3-4 लोग जो है ना वो मिल करके बिजनेस के हवाले से अच्छी बातें दिखाएंगे। ये शहर अजीब है, जब जिसको मानने पे आता है तो बोलता है कि निहाल अहमद कुछ मत करो फिर भी तुम्हारे साथ है। तो जब आप कुछ करेंगे तो इंशाल्लाह इस शहर से लोग खड़े होंगे और आपकी आवाज को इस्तेकाम मिलेगा। बहुत कुछ कहना चाह रहा हूँ लेकिन ये कि मुझे लगता है कि वक्त कम है। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ आपकी तंजीम को एक अच्छी जर्नलिज्म के लिए। ये मंसूर जो है ये मेरा साथी उस वक्त क्या है, तो हम लोग तो बिछड़े तो 25 साल 30 साल के बाद मिले होंगे, ऐसा कुछ हुआ होगा। वसीम मेरे साथ पड़े हुए हैं। इन लोगों को एक ज़माने के बाद देखकर बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे दिल से आप लोगों के लिए नेक तमन्नाएं हैं कि अल्लाह मेरे शहर को आप लोगों की सच्चाई से वो मकाम अता करे कि जो लुटे हारे 1857 के बाद जो लोग यहाँ मौजूद आए थे, वो जो ख्वाब लेकर के आए थे कि ये शहर ऐसा हो, वो शहर वैसा हो। सीख रहा हूँ मैं, सब सीख रहा हूँ। दोस्तों, आसिफ फैजी साहब यहाँ पर आए हुए हैं। ये मालेगांव की साफत पर पीएचडी कर रहे हैं और बहुत खुशी की बात है कि वो यहाँ पर आए। बहुत खुशी है करीब। बस मैं हर कई महीनों से सुन रहा हूँ कि ये महीना आ जाएगी, अल्लाह करे वो महीना जल्दी आ जाए। किताब नहीं आई, ये पीएचडी हो चुके हैं। आसिफ भाई यहाँ पर आए हुए हैं। मालेगांव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जानिब से आइडिया की जानिब से उनका इस्तेमाल करता हूँ। दूसरी बात ये कि पैर बूढ़े पेड़ के जेरे जमी गढ़ते रहे ताकि पत्तों पर नमूदे जिंदगी बाकी रहे। अहमद उस्मानी साहब चले गए मगर परवेज भाई आज आए, मेरे को बहुत हम आहंगी महसूस हुई। बहुत बहुत मशहूर। दोस्तों, बिला तमीज मैं फरोज साहब से गुजारिश करूँगा कि रस में शुक्रिया अदा करें। बहुत कामयाब रहा और आए हुए तमाम ही मेहमानान हमारे खुसूसी जो सदर थे आज के प्रोग्राम के, उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें, खूबसूरत बातें की हमारे दरमियान। और सबसे अहम बात कि हमारे दरमियान इन मुक़र्रिरीन ने और इन मेहमानान ने खुसूसी ने आकर जो हमारी हौसला अफजाई की है और हमारी हिम्मतों को जो जिला बख्शी है, उसके लिए हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। और आइंदा भी आप लोगों से उम्मीद करेंगे और करते हैं कि आप इसी तरह हमारी हौसला अफजाई फरमाएंगे। मैं बहुत शुक्रिया के साथ इस प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान करूँगा।